मजीद आधे घंटे बाद वो रोशनी के करीब पहुंच गए। शारिक का ये ख्याल दुरुस्त निकला था। वो दूर से नजर आने वाली रोशनी किसी ऊंची जगह पर लगी हुई थी और अब चांद और रोशनियां भी नजर आ रही थी। वो एक वसी अरीज आता सा था। चार दीवारी पर कई जगह बल्ब रोशन थे। ये गालबन उसी अहाते की अतबी सिम थी, क्योंकि उस तरफ कोई गेट का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। अहाते के अंदर एक इमारत भी नजर आ रही थी और दूर से नजर आने वाली तेज रोशनी का वो बल्ब इमारत की छत पर एक ऊंचे पोल पर लगा हुआ था। उन्हें यह अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी नहीं हुई कि इमारत समंदर के किनारे पर वाक़ थी और मुमकिन है इसकी दूसरी तरफ कोई जेटी वगैरह भी बनी हुई हो। क्या ख्याल है, इमारत के सामने के रुख पर चलें? शारिक ने कहा। उसका लहजा सरगोशियाना था। ज़ारा यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाना ही पड़ेगा। लेकिन डी कोस्टा कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर ये इमारत साहिली मुआवजों की कोई चौकी साबित हुई तो? डी कोस्टा ने अपने खदशे का इजहार किया। ओकरी में सर तो दे चुके हैं, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मुसले तो बर्दाश्त करना ही पड़ेंगे। तो फिर चलो, डी कोस्टा ने कहा। वो चारों दबे कदमों दीवार के साथ चलने लगे। दीवार की लंबाई से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आता खासा वसी हुआ अरीज था। वो दीवार के साथ साथ चलते हुए दूसरी तरफ मुड़ गए। फिर शारिक छिटक कर रुक गया। उसने हाथ उठाकर अपने साथियों को भी रुकने का इशारा किया। उस तरफ याते का गेट था जहां तेज रोशनी के बल्ब जल रहे थे। गेट के सामने सड़क थी, लो दाईं तरफ कहीं चली गई थी। गेट के सामने जरा हटकर एक साइबान सा बना हुआ था, जिसके नीचे एक पुराना सा छोटा ट्रक खड़ा नजर आ रहा था। शारिक ने अपने साथियों को इशारा किया और वो लोग गेट की तरफ चलने लगे। वो गेट के करीब पहुंचे ही थे कि एक गुर्राती हुई आवाज उनकी समाज से टकराई। जो कुछ भी कहा गया था या बयान किया गया था, रुक जाओ, डी कोस्टा ने कहा। वो शख्स धमकी दे रहा है कि अगर हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। वो चारों उसी जगह खड़े हो गए। चंद मिनट बाद गेट का जेली दरवाजा खुला और दो आदमी बाहर आ गए। उन दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। दोनों शलवार कमीज पहने हुए थे। दोनों की कपड़ों पर काले रुमाल मखसूस अंदाज में बंधे हुए थे। कौन हो तुम लोग और इस तरफ क्यों आए हो? उनमें से लंबे कद वाले ने बलोची जबान में कहा और बारी बारी उन चारों की तरफ देखने लगा। हम लोग अजनबी हैं, डी कोस्टा ने बलोची जबान में रुक रुक कर जवाब दिया। वो बलोची जबान तो पूरी तरह समझ लेता था, लेकिन बोलने में उसे कुछ दुश्वारी पेश आई थी। हम मुसीबत के मारे लोग हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो दोनों गनमैन उन्हें घूरते रहे। फिर लंबे कद वाले ने आगे बढ़कर उनके लिबास थपथपाए। वो अंदाजा लगाना चाहते थे कि इनके पास किसी किस्म का असला तो मौजूद नहीं। फिर वो मुतमईन होकर पीछे हट गया। तुम लोगों के साथ और कौन है? उसने पूछा। इस मर्तबा उसने उर्दू में बात की थी, क्योंकि वो समझ गया था कि सिर्फ एक आदमी के अलावा कोई भी बलोची जबान नहीं समझता था। हम यही चारों हैं, हमारे साथ और कोई नहीं, इस मर्तबा शारिक ने जवाब दिया। वो आदमी चलने में कुछ सोचता रहा। उसकी नजरें बार बार समीना की तरफ उठ रही थी। ठीक है, तुम लोग अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। वो लोग अंदर आ गए। गेट में दाखिल होते ही शारिक की नजरों में हैरत उभर आई। याते के बाईं तरफ खूबसूरत दो मंजिला इमारत थी। उसके सामने वसी और खूबसूरत लान था। लान के इख्तिताम पर वसी और ईद पुख्ता चबूतरा था और उस चबूतरे के दूसरी तरफ एक फिशादा नहर थी जो बहुत दूर तक चली गई थी। उस नहर के दोनों तरफ खासी जगह छोड़कर ऊंची दीवारें थी। यह नहर खासी तवील लगती थी। उन्हें यह समझने में देर न लगी थी, यह दरअसल समंदरी खाड़ी थी जो खुशकी में खासी अंदर तक चली गई थी और उस खाड़ी से पूरा फायदा उठाया गया था। चबूतरे से चंद गज आगे जेटी बनी हुई थी और सफेद रंग की खूबसूरत लांच उस जेटी के साथ नजर आ रही थी। एक लांच दूर से उस खाड़ी के इख्तिताम पर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शुरू ही से नजर आ रही थी। दोनों गनमैन बलोची थे और ग्वादर के रहने वाले थे। इस वक्त यहाँ उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। वो उन लोगों को एक कमरे में ले आए जहां फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था और चंद कुर्सियां सलीके से पड़ी हुई थी। दरमियान में काफी टेबल भी पड़ी हुई थी। बैठो, लंबे कद वाले गनमैन ने कहा। अब बताओ तुम लोग कौन हो और इस तरफ कैसे आए हो? एक बात याद रखना, अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं अपने जराये से मालूम कर ही लूंगा। हमारा ताल्लुक कराची से है, शारिक ने कहा। हम किराए की एक लांच पर तफरीह के लिए निकले थे, लेकिन खुले समंदर में हमारी लांच एक चट्टान से टकरा गई और फिर न जाने किस तरह उसमें आग लग गई। लांच का ना खुदा, उसका एक मातहत और हमारा एक आदमी लांच के साथ जलकर राख हो गए। उन्हें निकलने का मौका नहीं मिल सका। हम लोगों ने समंदर में कूदकर अपनी जानें बचाई थी। हम किसी न किसी तरह उस चट्टान तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पूरी रात और अगला आधा दिन बेयारो मददगार चट्टान पर बैठे रहे। 3 बजे के लगभग हम लोग उस तरफ से गुजरते हुए एक माल बरदार जहाज को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो गए। जाल के हमले ने हमारी जानें बचाई। वो माल बरदार जहाज यूरोप जा रहा था। शाम के वक्त जहाज के कप्तान ने यहाँ से मील दूर गहरे समंदर में हमें एक मोटर बोट पर उतार दिया।
हम बड़ी मुश्किल से साहिल तक पहुंच सके। वो मोटर बोट अब भी यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर चट्टानों में मौजूद है। फासला ज्यादा नहीं है। अगर तुम चाहो तो चट्टानों में मोटर बोट की मौजूदगी की तस्दीक कर सकते हो। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, गनमैन ने शारक को घूरा। समंदर तफरी के लिए ज्यादा से ज्यादा 4-6 मील अंदर तक जाने की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन समंदर में सैकड़ों मील दूर तक खुले समंदर में चले जाना कुछ अजीब सी बात लगती है। तुम जिस काम का बता रहे हो वो कराची से तकरीबन 250 मील दूर है। उसके अलावा इस इलाके में और चट्टान नहीं है। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी सरकारी महकमे से है? शारिफ ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। नहीं, उस शख्स ने नफी में सारी लाया। तो फिर ये कौन सी जगह है? शारिफ ने पूछा। यह मुल्ला बशीर पानीगोरी का डेरा है, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम अगर चाहें तो तुम लोगों को यहाँ की पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग मुल्ला बशीर पानीगोरी के डेरे तक पहुंच गए हो, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई फैसला भी वही करेगा। मुल्ला बशीर पानीगोरी? देखो तो ये नाम सुनकर चौंक गया था। क्या उससे हमारी मुलाकात हो सकती है? वो इस वक्त शहर में है, सुबह उसे इतला कर दी जाएगी और वही यहाँ आकर तुम लोगों के बारे में कोई फैसला करेगा। बोर्ड कहाँ छोड़ी तुम लोगों ने? वो शख्स सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखने लगा। यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर साहिली चट्टानों में, शारिक ने जवाब दिया। वो शख्स चंद लड़ा कुछ सोचता रहा, फिर समीना की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? समीना का चेहरा एकदम धुआं हो गया। तुम्हें इन लोगों से अलग रखा जाएगा ताकि तुम सब मिलकर कोई गड़बड़ न कर सको। तुम इनसे अलग रहोगी तो इनके दिमागों में कीड़े नहीं बनेंगे। नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मुझे यहीं रहने दो। अपने साथियों के पास समीना गलाई। उठो। उस शख्स के हल्क से गुर्राहट सी निकली और उसने आगे बढ़कर समीना को बाजू से पकड़कर एक झटके से उठा दिया। उसका दूसरा साथी राइफल ताने दरवाजे में खड़ा था। वो दोनों समीना को लेकर बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। समीना को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। लंबे कद वाले ने अपने साथी से कुछ कहा और वो हवेली से निकलकर साइली चट्टानों की तरफ चला गया। ये लोग समीना के साथ कोई ज्यादती ना करें, नौलखा बुड़बुड़ाया। मेरा ख्याल है ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, दी कोस्टा ने कहा। समीना को हमसे इसलिए अलग किया गया है कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई साजिश ना करें, और मेरा ख्याल है हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुल्ला बशीर पानीगोरी को जब ये पता चलेगा कि हम माजी अब्दुल्ला के आदमी हैं, तो वो यकीनन हमारी मदद करेगा। क्या मतलब? शारिद ने उसे पूरा। क्या तुम मुल्ला बशीर पानीगोरी को जानते हो? जाती तौर पर नहीं, दी कोस्टा ने कहा, लेकिन वो भी हाजी अब्दुल्ला के कबीले का है और इस खित्ते का सबसे बड़ा मुनशियात का स्मगलर। मन 2 मन नहीं, टनों के हिसाब से चरस हीरोइन स्मगल करता है। यहाँ से ग्वादर तक उसकी लांचे और ग्वादर से बलोचिस्तान के दूसरे सिरे तक उसके माल से लदे हुए ऊंटों के काफिले चलते रहते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो हाजी अब्दुल्ला को जानता हो, शारिक ने कहा। ये सब एक ही कबील के लोग हैं, मी कोस्टा ने कहा। बलोचिस्तान के ये मुल्ला बशीर पानीगोरी, लाहौर का हाजी अब्दुल्ला, कराची का सेठ माजिद, सरहदी कबाइल के मलक मुनव्वर बादशाह गुल खटक और याकूब अफरीदी, ये सब एक ही थाली के माल है, बैनुल अक़वामी स्मगलर। ये एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये हम प्याला वो हम नवाला है। इनमें से किसी एक के पास कहीं से बड़ी डिमांड आ जाए और उसके अपने पास माल मौजूद ना हो तो दूसरे से ले लेते हैं। इन आलमी स्मगलरों के अपने कुछ कानून और कायदे होते हैं जिन पर ये बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। ये लोग पैसे के लेन देन के भी खड़े हैं, एक दूसरे पर एतमाद कर लेते हैं, करोड़ों डॉलर का माल दूसरे के हवाले कर देते हैं। फौरदों पर अदायगी का मुतालबा नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी रकम पहुंच जाएगी। वो चंद को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरे इल्म में नहीं है कि हाजी अब्दुल्ला और मुल्ला बशीर पानीगोरी में भी कोई मामला हुआ हो, लेकिन 2 मरतबा मैंने हाजी अब्दुल्ला से इसका नाम सुना है। ये एक ही समंदर की मछलियां हैं और मिलजुल कर रहने में ही आफियत समझते हैं। कमाल है भाई, नौलखे ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, हमारा तो 1.5 पाव का सौदा हो गया, लेकिन पैसों के मामले में कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। फिर शारिक बाव के पास जाके पता चला कि मैं तो कुएं कम मैंडक था। मेरी मालूमात 1.5 पाव के सौदे तक की महदूद थी। शारिक बाव के पास आने के बाद पता चला कि मैं कुएं से निकलकर दरिया में आ गया हूँ, जहाँ से 5 और 10 किलो तक के सौदे होते देखे। यहाँ पैसों के लेन देन पर भी एक दूसरे पर थोड़ा बहुत एतमाद देखा। माजे गुजर ऐसे लोग भी देखे जो 1.5 पाव ऑर्डर के लिए बंदे को घाट उतार देते हैं। और यहाँ समंदर में आकर तो अजीब इंकशाफ हो रहे हैं। समंदर वाकई समंदर है, करोड़ों का माल इधर से उधर, मगर पैसे की परवाह नहीं। 1.5 पाव का ख्याल यहाँ भी रखा जाता है, डी कोस्टा ने कहा। सारी बात तो 1.5 पाव नहीं, बल्कि एक छोटी सी पुड़िया से शुरू होती है। अगर एक पुड़िया का हिसाब ना रखा जाए तो बात मनों और टनों तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन बात सारी एतमाद की है। हमारे इस मिशन पर अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और तुम लोगों ने यह भी देख लिया कि कई $1 मिलियन का माल
जहाज के कप्तान के हवाले कर दिया गया, लेकिन किसी से पैसे की बात नहीं हुई। पैसा खुद ब खुद अपनी जगह पहुंच जाएगा। मेरा मतलब ये भी नहीं कि करोड़ों का माल आंखें बंद करके दूसरे के हवाले कर दिया जाता है। बाज़-औक़ात करोड़ों डूब भी जाते हैं। इत्मीनान और अदम एतमाद, ये दोनों चीजें इस बैनुल-अक़वामी कारोबार की बुनियाद है। अब शारक की मिसाल हमारे सामने है। किसी बैनुल-अक़वामी राब्ते में ये नाम मैंने पहली मर्तबा सुना था। हाजी अब्दुल्ला ने जब फोन पर मुझे बताया कि शारक आ रहा है, तो मैंने कुछ एहतजाज भी किया था कि किसी नए आदमी को इतना ऊपर ले आना खतरनाक हो सकता है। शारक अगर चाहता तो ये माल गायब कर सकता था, मगर हाजी अब्दुल्ला को शारक पर एतमाद था और शारक को तुम दोनों पर। अगर एतमाद नहीं था तो शारक को टैटू वगैरह पर नहीं था। उन लोगों के बारे में शारक ने मेरे सामने जिन खदशात का इजहार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त निकले, लेकिन जिस तरह उन दोनों पर ठिकाने लगाया गया वो भी अपनी जगह एक अहम बात है। और फिर कासिम बीच में टपक पड़ा, उन्हें भी ठिकाने लगा दिया गया। कराची से यहाँ तक 5 बंदे मारे गए, लेकिन शारक का मिशन कामयाब रहा। इस बिजनेस में किसी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, तरजीह माल को दी जाती है जिसे हर सूरत में मंजिल पर पहुंचाना होता है, और उसके लिए कितने लोगों की जिंदगियां कुर्बान की जाती है इसकी जरा भी परवाह नहीं की जाती। और भाई डिकोटा, 9 लाख ने उसके नाम की रीढ़ लगाते हुए कहा, पर अब अपना क्या बनेगा? अगर इस मुल्ला बशीर पानीगोरी में हाजी अब्दुल्ला को पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? डरते हो? डी कोस्टा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मैं मौत से नहीं डरता। शारक ये बात अच्छी तरह जानता है। मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, वो 1 मिनट ना पहले आ सकती है और ना 1 मिनट बाद में। लेकिन भाई डिकोटा, मोनकरे उसकी तरफ देखते हुए कहा, मौत की कोई वजह भी तो हो ना। अगर लांच पर कासिम की आदमी या टैटू के हाथों मारा जाता तो कोई परवाह ना होती, लेकिन देखो ना, सारे काम निपटा जाने के बाद हमें यहाँ कत्ल कर दिया जाए तो अफसोस तो होगा ना। हाँ ये बात तो है, डी कोस्टा ने कहा, लेकिन इत्मीनान रखो, यहाँ मौत का खौफ ज़हन पर नहीं रखना चाहिए। अगर मुल्ला बशीर पानीगोरी हाजी अब्दुल्ला को पहचानने से इनकार कर देता है और हमारी किसी बात का यकीन नहीं करता, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमें हुकाम के हवाले कर देगा और हमारे खिलाफ गैर कानूनी तौर पर इस रियासत की सरहद में दाखिल होने का मुकदमा चलेगा और 3-4 महीनों की सजा हो जाएगी और बस, फिर तो कोई बात नहीं। नौनके ने इस तरह गहरा सांस लिया जैसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सरकारी मेहमान खानों में आमदोरफ्त के तो खाम मादी हैं। सुना है बाहर के मुल्कों की जेलें भी बड़ी शानदार होती हैं, लेकिन अरब और खलीजी ममालिक की जेलें दुनिया की दूसरी जेलों से जरा मुख्तलिफ हैं। डी कोस्टा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी तो ये भी होता है कि ये लोग किसी को जेल में डालकर भूल जाते हैं और बेचारा सारी जिंदगी जेल में पड़ा रोता रहता है। तुम तो डरा रहे हो भाई डिकोटा, 9 लाख ने कहा। पहले ही भूख से जान निकली जा रही है। कम वक्त ये लोग हमें कमरे में बंद करके भूल तो नहीं गए? नहीं, ये लोग हमें नहीं भूलेंगे, डी कोस्टा ने कहा। जरा उठकर जोर जोर से दरवाजा दड़दड़ाओ, देखो क्या नतीजा निकलता है। मोहलक उठकर दरवाजे के करीब आ गया और उसे जोर जोर से दड़दड़ाने लगा। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुला और वही लंबे कद वाला गनमैन उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर करख्तगी थी। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? उसके लहजे में करख्तगी थी। हम तुम्हारे मेहमान हैं और सुना है बलोच बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन तुमने तो हमें पानी तक नहीं पूछा। अरे भाई साहब, भूख लग रही है, बड़ा जोर की। 9 लाख ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, बलोच तो अपने दुश्मन को भी भूखा नहीं मरने देते और तुम लोगों के बारे में तो अभी फैसला नहीं हुआ कि दोस्त हो या दुश्मन। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ, मगर थोड़ा देर लगेगा, उस शख्स ने जवाब दिया। उस लड़की को भी खिला देना, कहीं ऐसा ना हो रात भर भूखी बैठी रहे। 9 लाख ने कहा, फिक्र मत करो, उसको भी खिला देगा। उस शख्स ने जवाब दिया और दरवाजा बंद कर दिया। खाना उन्हें तकरीबन 1 घंटे बाद मिल सका था। अंडे का आमलेट और तवे पर पकी हुई मोटी मोटी आड़ी तिरछी रोटियां। जाहिर है अंडे का आमलेट और ये रोटियां उन दोनों में से किसी ने पकाई थी। खाना लेकर वो दोनों आए थे। लंबे कद वाले ने राइफल तान रखी थी और दूसरे आदमी ने खाना उठा रखा था, जिसे मेज पर रख दिया गया। अपना नाम तो बता दो यार, हम कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, 9 लाख ने लंबे कद वाले की तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम वाजा रहीम बख्श है और ये मोहम्मद दीन है, लंबे कद वाले ने तारुफ करा दिया। मोहम्मद दीन पानी का जग और 2 गिलास भी ले आया था। 9 लाख के पूछने पर राजा रहीम बख्श ने बताया कि लड़की को भी खाना दे दिया गया है। उसे हमारे पास ही रहने दो ना यार वाजा रहीम बख्श, वो बेचारी अलग थलग कैद में डरती रहेगी। 9 लाख ने कहा, उसे जमानत के तौर पर तुम लोगों से अलग रखा गया है ताकि तुम लोग हमारे खिलाफ कोई साजिश न कर सको, वाजा रहीम बख्श ने कहा। वैसे तुम्हें उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। और हाँ, तुम लोगों का मोटर बोट हम लोगों को मिल गया है, उसे हम अपनी जेटी पर ले आए हैं। तो फिर मुल्ला बशीर पानीगोरी को भी हमारे बारे में इतला कर दो ना। मेरा ख्याल है यहाँ टेलीफोन तो होगा, 9 लाख ने कहा। यहाँ टेलीफोन तो है,
और मुल्ला बशीर पानगोरी को इतला दे दी गई है, वो सुबह सवेरे यहाँ आ जाएगा। ख्वाजा रहीम बख्श ने जवाब दिया, पुत्र तू मेरे हाथ लग गया तो तेरा तो मैं ख्वाजा बना दूंगा। नौलखे ने बुड़बुड़ाते हुए ये जुमला पंजाबी जबान में कहा था, जिसे ख्वाजा रहीम बख्श नहीं समझ सका था। वो लोग खाना खा चुके तो मोहम्मद दीन ने बर्तन उठा लिए और दरवाजा एक बार फिर बंद कर दिया गया। ये लोग देर तक बातें करते रहे, फिर कालीन पर लेट गए। डी कोस्टा तो थोड़ी देर बाद ही सो गया, मगर शारक और नौलखा एक दूसरे के करीब लेटे सरगोशियां करते रहे। शारक को समीना की फिक्र थी, उसे न जाने इस वसी व अरीज इमारत की शीशे में रखा गया था। उसे अंदेशा था कि उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करने की कोशिश ना की जाए। अगर उन्होंने समीना बहन के साथ कोई ज्यादती की तो मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नौलखे ने ठोस लहजे में कहा। रात धीरे धीरे बीतती रही और फिर ये दोनों भी नींद की आगोश में पहुंच गए। फिर दफादन किसी गाड़ी की आवाज सुनकर शारक की आंख खुल गई और वो एकदम उठकर बैठ गया। पहले इंजन को रेस दी गई थी, फिर उसे ऑफ कर दिया गया था। उसके साथ ही गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई थी। शारक उठकर दरवाजे के करीब आ गया और दो पट्टों के दरमियान बैठकर बारीक सी जुरी से बाहर झांक कर देखने लगा। हृदय में शुरू होते हुए दिन का हल्का सा उजाला था। दो आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उनमें ख्वाजा रहीम बख्श की आवाज शारक ने पहचान ली थी, लेकिन दूसरी आवाज उसके लिए अजनबी थी। वो लोग बलोची जबान में बातें कर रहे थे और एक लफ्ज भी शारक के पल्ले नहीं पड़ रहा था। शारक ने डी कोस्टा और नौलखा को जगा दिया और सरगोशी में उन्हें बताने लगा कि शायद मुल्ला बशीर पंजगोरी आ गया है। वो दोनों भी दरवाजे के करीब आकर बातें सुनने की कोशिश करने लगे, मगर आवाजें वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। ये तीनों कालीन पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि कदमों की आवाज सुनाई दी, जो दरवाजे के सामने आकर रुक गई। उसके चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया और ख्वाजा रहीम बख्श अंदर दाखिल हुआ। वो समझा था कि ये लोग सो रहे होंगे, लेकिन उन्हें जागते पाकर भी उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। मुल्ला बशीर पानीगोरी आ गया है, चलो बुलवाया तुम लोगों को, ख्वाजा रहीम बख्श ने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। मोहम्मद दीन भी बरामदे के सामने लैंड क्रूजर के पास ऑटोमेटिक राइफल लिए खड़ा था। लैंड क्रूजर का ड्राइवर लान में घास पर टांगे पिसारे बैठा था। उसने भी शलवार कमीज पहन रखी थी और सर पर स्याह रेशमी रुमाल बंधा हुआ था। ख्वाजा रहीम बख्श उन तीनों को लेकर एक और कमरे में आ गया। उस कमरे में भी दबीज कालीन बिछा हुआ था, लेकिन यहाँ कुर्सियां या सोफे वगैरह नहीं थे। गाँव तकिए और खूबसूरत कुशन जगह जगह रखे हुए नजर आ रहे थे। सामने दीवार के करीब सुर्ख कवर वाले गाँव तकिए से एक आदमी टेक लगाए बैठा था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। फरमा जिस्म, छोटी गोल दाढ़ी जिसमें कोई सफेद बाल भी चमक रहे थे। आबनूसी रंदत पर मोतियों की तरह चमकते हुए सफेद दांत उसके बड़े अजीब लग रहे थे। उसके हाथ में मोटे मोटे सुर्ख दानों वाली तस्बीह थी। वो गाँव तकिए से इस तरह टेक लगाए बैठा था कि एक घुटना ऊपर उठा हुआ था। तस्बीह वाला हाथ घुटने पर टिका हुआ था। तस्बीह के सुर्ख दाने आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। वो मुल्ला बशीर पंजगोरी था। वो तीनों उसके सामने खड़े थे और ख्वाजा रहीम बख्श बलोची में मुल्ला बशीर पानीगोरी को कुछ बता रहा था, लेकिन मुल्ला बशीर पानीगोरी के चेहरे के तासरात से अंदाजा होता था जैसे वो इसकी बातें ना सुन रहा हो। वो गहरी नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देख रहा था। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? बिलाकर मुल्ला बशीर पानीगोरी ने पूछा। उसके लहजे में अजीब सी सरसराहट थी। हम लोग कराची से किराए की एक लॉन्च पर तफरीह के लिए, मैंने कोई दास्तान सुनाने के लिए नहीं कहा था। मुल्ला बशीर पानीगोरी ने शारक की बात काट दी। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम लोग जुमेरात की शब नूरू चाचा की लॉन्च पर कराची के साहिल से रवाना हुए थे। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि चट्टान के करीब उस लॉन्च को आग लग गई थी, यहाँ लगाई गई थी। मुझे कोई किस्सा सुनाने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा था यहाँ तक कैसे पहुंचे? एक माल बरदार जहाज ने हमारी जानें बचाई थी, शारक ने जवाब दिया। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि मुल्ला बशीर पानीगोरी को इन बातों का पता कैसे चल गया था। लॉन्च में आग लगने के बाद तो हो सकता है उसी जहाज के कप्तान ने कराची की बंदरगाह को इतला दी हो। समुद्री जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को ऐसी बातों का फौरन पता चल जाता है। लेकिन इसे कैसे पता चला कि ये लोग नूरू चाचा की लॉन्च पर जुमेरात की शब साहिल से रवाना हुए थे? ये शख्स यकीनन और भी बहुत कुछ जानता होगा, इसलिए शारक मोहतात हो गया। वो जहाज हमें यहाँ से कई मील दूर एक मोटर बोट पर उतार कर चला गया। जहाज के कप्तान ने कहा था कि हमें यहाँ पनाह मिल जाएगी। पनाह? मुल्ला बशीर पानीगोरी के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। यहाँ मौत भी तुम लोगों का मुकद्दर बन सकती है। चलो, इस हद तक तो मान लिया कि तुम लोग किसी जहाज से मोटर बोट पर आए थे, लेकिन मोटर बोट का रुख किसी और तरफ क्यों नहीं हुआ? मेरे डेरे की तरफ आने का मकसद क्या था, मैं सच जानना चाहता हूँ। वो तीनों कांप कर रह गए। उन्हें समझने में देर न लगी कि मुल्ला बशीर पानीगोरी किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं
और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।